हम 5000 साल से ज्यादा पुराने जमाने में जाते हैं, जब कदीम मिस्र, जो तारीख की सबसे तरक्की याफ्ता तहजीबों में से एक है, जो दरिया नील के किनारे पैदा हुआ था, आज तक बनी नूह इंसान अपनी सकाफत और जिंदगी के तकरीबन तमाम शोबों बशमूल रियाजी, ज़बान, तिब और फन तमीर में इनकी तरक्की की तारीफ करता है। इनकी सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक गीज़ा का अजीम एहराम अब हमारे साथ है और दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। यह जबरदस्त ढांचा सिर्फ 27 सालों में बनाया गया और असल में इसकी ऊंचाई 146.5 मीटर थी। मजमूई तौर पर यह 2.3 मिलियन ब्लॉक्स पर मुश्तमिल था, जिसका औसत वजन एक SUV के बराबर था। हकीकत यह है कि आज भी कुछ लोगों का मानना है कि इसे गैर मुल्कियों ने बनाया था। ये ज़ाहिर करता है कि वो अपने वक्त से कितना आगे थे। अजीम एहराम भी इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आया जब उन्होंने इसे बनाया, क्योंकि ये हमवार सफेद चूने के पत्थर से ढका हुआ था। इस चमकदार घेरे ने एहराम के बुनियादी हिस्से को छुपा दिया और इसे सहरा की धूप में चमकदार बना दिया। एहराम की नोक पर सोने के चढ़े हुए कैप स्टोन से ढका हुआ था, जिससे ये हर सिमत कई किलोमीटर तक नजर आने वाला एक शानदार मंजर था। वक्त गुजरने के साथ सांचे के चमकदार पत्थर ढीले हो गए और उन्हें दीगर यादगारों जैसे कायरा के किले और पूरे दारुल हुकूमत में मसाजिद बनाने के लिए हटा दिया गया। इसलिए गीज़ा का अजीम एहराम आज 138.5 मीटर है। लेकिन मिस्रियों ने यह कैसे किया? जदीद आलात की कमी के बावजूद उन्होंने इन बड़े पत्थरों की खुदाई, नकलो हमल और पोजीशन का इंतजाम कैसे किया? ज्यादातर ब्लॉक्स एहराम के करीब खुदाई किए गए थे, जिसे सेंट्रल फील्ड्स कहा जाता है। ये ख्याल किया जाता है कि वो रेत के जरिए ब्लॉक्स को मुंतकिल करने के लिए लकड़ी की स्लीज इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब उन्हें गर्म रेत से घसीटा गया तो वो रेत में खोद गए, जिसकी वजह से उनका चलना बहुत मुश्किल हो गया। इस मसले पर काबू पाने का एक सादा राज पहले रेत को गीला करना था। इससे रगड़ कम होती और रेत सख्त हो गई, जिससे भारी ब्लॉक्स को तामीराती जगह पर मुंतकिल करना बहुत आसान हो गया। तहम एहराम के सांचे के लिए सफेद चूने के पत्थरों को तोड़ा से कश्ती के जरिए ले जाना पड़ा, जो जनूब में तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है। और क्या ये वाकई मुतासिर कुन है? मुहक्किकीन को पता चला तकरीबन 8000 टन ग्रेनाइट पत्थर आसमान से आए हैं, जो कि नील के जनूब में तकरीबन 900 किलोमीटर दूर वाक़ है और उन्हें बादशाह के हुजरे के लिए इस्तेमाल किया गया और हर एक ब्लॉक का वजन 80 टन तक पहुंच गया, तकरीबन 12 अफ्रीकी नर हाथियों का वजन। अगला चैलेंज इन पत्थरों को मुकम्मल तौर पर नस्ब करना था, क्योंकि तामीर मजीद बुलंदियों तक पहुंच गई थी। सदियों के दौरान साइंसदान बहुत से मुख्तलिफ नजरियात के साथ आए हैं। ज्यादातर नजरियात रैंप के इस्तेमाल के गिर्द घूमते हैं। क्रेनों और जदीद तामीराती आलात के बगैर रैंप का इस्तेमाल ही एहराम की चोटी तक पत्थर के बड़े ब्लॉक्स को ले जाने का वाहिद मुमकिन तरीका समझा जाता है। पहला नजरिया ये है कि उन्होंने एहराम के एक तरफ एक वाहिद सीधा रैंप इस्तेमाल किया, जो पूरी तमीर में उठाया गया था। इस तरह के रैंप के लिए झुकाव ज्यादा से ज्यादा 8% के करीब होना जरूरी है, वरना पत्थरों को ऊपर खींचना बहुत मुश्किल होगा। ताहम ये इस हकीकत की तरफ ले जाता है कि रैंप तकरीबन 1.8 किलोमीटर तक फैलेगा। इस तरह के रैंप की तमीर एक बहुत बड़ा मंसूबा होता, जो खुद पिरामिड से भी बड़ा चैलेंज हो सकता है। दूसरा और ज्यादा कारआमद रास्ता एक रैंप होगा, जो एहराम के बाहर से ऊपर की तरफ जाता है। इस तरह के रैंप के साथ मसला ये है कि कोने तामीर के इख्तिताम तक मुकम्मल नहीं होंगे। इससे कोने के जावियों की एहतियात से पैमाइश करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये यकीनी बनाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि कोने सीधे हों और बिल्कुल सिरे से मिलते हों। फ्रांसीसी आर्किटेक्ट जेन पियर होर्डीन मौजूदा विजातों से मुतमईन नहीं थे और 2003 में उन्होंने एक और नजरिया पेश किया। तकरीबन 7 साल की तहकीक और 3D मॉडल्स बनाने के बाद उसने महसूस किया कि एक बैरूनी रैंप सिर्फ इसकी बुनियाद से शुरू होने वाले एहराम के 1/3 हिस्से की तामीर के लिए अमली होगा। ढांचे के बकिया हिस्से के लिए वो अंदरूनी रैंप का इस्तेमाल कर सकते थे, जो कार्क स्क्रू की शक्ल में ऊपर की तरफ जाते हैं। इस तरह पहले तीसरे का रैंप बहुत छोटा होगा और कोनों को
سیدھ میں کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ اس خیال کی تائید کرنے والے ثبوت بھی موجود ہیں۔ 1980 کی دہائی میں گیزا کے عظیم اہرام کو مائکرو گریمیٹری کا استعمال کرتے ہوئے سکین کیا گیا تھا، جو اشیاء کی کثافت کی پیمائش کرتا ہے۔ اس وقت وہ اندر چھپے ہوئے چیمبروں کو تلاش کر رہے تھے، لیکن کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ تاہم ان کی ایک تصویر میں ایسا لگتا ہے کہ اندرونی ریمپ تھیوری اہرام کے گرد گھومنے والی اس کم ثقافت کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ آپ جو کچھ دیکھ سکتے ہیں وہ اہرام میں کم ثقافت والے علاقے ہیں۔ یہ ان سرنگوں کی نشاندہی کرتا ہے جو اہرام کے تعمیر کے لیے استعمال کی گئی۔ بدقسمتی سے ابھی تک ان کا زیادہ باریک بینی سے جائزہ نہیں لیا جا سکا، کیونکہ اب تک سرنگوں کے داخلی راستے ابھی تک دریافت نہیں ہوئے۔ یہ کیسے بنایا گیا؟ اس سوال کے علاوہ اس کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اسے کس نے بنایا۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس کی طرف سے سب سے پہلے پیش کردہ ایک مشہور افسانے کے مطابق عظیم اہرام کو غلاموں نے بنایا تھا۔ تاہم متعدد مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زیادہ تر ممکنہ طور پر درست نہیں ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے واقعات کا پتہ لگایا جو خصوصی طور پر ان ہزاروں کارکنوں کے لیے بنائے گئے، جو شاید کام کی تلاش میں دریائے نیل کے کنارے بہت دور کی بستیوں سے آتے تھے۔ غلامی کا نظریہ 2010 میں اس وقت ختم ہوا جب مصر نے نئے دریافت شدہ مقبرے دکھائے، جن میں اہرام بنانے والوں کے درجن بھر کنگال موجود تھے۔ کنگال بالکل محفوظ تھے اور انہیں برتنوں کے ساتھ دفن کیا گیا تھا، جس میں کبھی بیئر اور روٹی تھی، جس کا مطلب مزدوروں کے بعد کی زندگی کا تھا۔ مصریوں نے اپنے بادشاہوں اور اشرفیوں کے لیے انہی رسومات کی پیروی کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محنت کشوں کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ آج تک یہ 100% ثابت نہیں ہوا کہ اسے کیسے بنایا گیا تھا، اور شاید ہم کبھی بھی صحیح معنوں میں نہیں جان پائیں گے، لیکن ایک بات یقینی ہے، قدیم مصر کے پاس صرف 27 سالوں میں اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وسائل اور علم تھا، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنی شاندار اور ترقی یافتہ تہذیب